कैसा हो अगर सूरज इतना खतरनाक हो जाए कि बाहर निकलना ही मौत को दावत देना बन जाए, धरती पूरी तरह बर्बाद हो जाए, तापमान 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाए। ऐसे में एक आदमी अपने कुत्ते की देखभाल के लिए एक रोबोट बनाता है। कुछ ऐसी ही है हमारी आज की कहानी। मूवी की शुरुआत खंडहर में बदली धरती के एक ब्रीफ मॉन्टेज से होती है। एक सोलर फ्लेयर ने 10 साल पहले ओजोन लेयर को डैमेज कर दिया था, जिससे तापमान 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चढ़ गया। प्लैनेट अर्थ ज्यादातर इनहॉस्पिटेबल वेस्टलैंड में बिगड़ चुकी है, यूवी रेडिएशन से जली हुई और कैटास्ट्रोफिक वेदर फिनोमेना के लिए वल्नरेबल। फिंच, जो कुछ सर्वाइवर्स में से एक है, उसे शुरुआत में दिखाया जाता है। वो एक रोबोटिक इंजीनियर है जो एक सूट से लैस है जो उसे गर्मी और यूवी किरणों से बचाता है। किसी भी दूसरे दिन की तरह वो अपने रोबोट ड्यूई के साथ सप्लाई के लिए स्कैवेंज कर रहा होता है। जब वो एक स्टोर के अंदर चलता है तो उसके मेजरमेंट्स सजेस्ट करते हैं कि एरिया में यूवी रेडिएशन लेवल्स बेहद हाई हैं। वहीं रोबोट स्टोर में जो भी बचा है उसे पिक करता है। फिंच को फिर कुछ डॉग फूड लेते हुए दिखाया जाता है। निकलने के बाद वो एरिया को मार्क करता है ताकि वो उन जगहों का ट्रैक रख सके जो स्कैवेंज की गई हैं। अगले सीन में फिंच एक वीरान शहर से गुजरता है जो ओजोन लेयर की डिप्लीशन की वजह से बर्बाद हो चुका है। यूवी किरणें लोगों के लिए बाहर जाना इम्पॉसिबल बना देती हैं, इसलिए शहर के मेजॉरिटी हिस्से को इवैक्यूएट कर दिया गया है। अचानक से फिंच का सूट एक वार्निंग एमिट करता है कि एक स्टॉर्म अप्रोच कर रहा है। वो ट्रक को घुमाता है और एक्सेलरेटर पर स्लैम करता है, जबकि बड़ा स्टॉर्म उसका पीछा करता है। किस्मत से वो अपनी अंडरग्राउंड लेबोरेटरी तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, जो पहले उस फर्म की थी जिसके लिए वो कैटास्ट्रॉफी हिट करने से पहले काम करता था। बाद में हमें पता चलता है कि फिंच ट्यूबरक्लोसिस से मर रहा है। उसका कुत्ता गुडियर उसके बड़े घर पर उसका इंतजार कर रहा होता है। वो कुत्ते को हग और किस करता है, फिर जो खाना उसने पहले पाया था उसे तैयार करता है। जबकि गुडियर खाता है, फिंच केवल एक ड्रिंक पर सिप करता है क्योंकि सप्लाई खत्म हो रही है। बाद में एक एआई की मदद से फिंच अपने नए प्रोजेक्ट पर बेसिक इंस्ट्रक्शंस अपलोड करता है, जैसे कुत्ते की देखभाल कैसे करें, घर के काम कैसे करें और इसी तरह की चीजें। क्योंकि फिंच गुडियर से किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करता है, वो एक हाईली स्पेशलाइज्ड रोबोट बनाने पर काम कर रहा है ताकि वो उसकी मौत के बाद उसकी देखभाल कर सके। फिंच यूवी किरणों और रेडिएशन एक्सपोजर पर बहुत सारी स्टडी कंडक्ट कर चुका है। बाद में वो ड्यूई की आंखें हटाता है और उन्हें अपने नए रोबोट से अटैच करता है। रोबोट को ऑन करने के बाद वो उसमें डेटा ट्रांसमिट करना शुरू करता है। कम्युनिकेट करने की बहुत सारी फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद रोबोट आखिरकार अपना सिर हिलाता है, सिंबलाइज करते हुए कि वो समझ रहा है कि फिंच क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहा है। फिंच रोबोट की रिएक्शन से ओवरजॉयड होता है और इस फैक्ट से कि उसने इसे एक कदम आगे बढ़ा दिया है। वो अपने कुत्ते के साथ भी खेलता है, ये मानते हुए कि उसका जल्द ही एक नया दोस्त हो सकता है। फिंच फिर रोबोट को अपने बारे में कुछ मेंशन करने को कहता है। रोबोट कहता है कि उसके कुछ रूल्स हैं, जैसे इंसानों को हार्म नहीं करना, मगर सबसे एसेंशियल रूल ये है कि फिंच की अनुपस्थिति में उसे किसी भी कीमत पर गुडियर की देखभाल करनी होगी। अचानक से पावर चली जाती है। फिंच विंड टरबाइन को रिपेयर करने के लिए बाहर जाता है। वो केबल कनेक्ट करता है, जिसके बाद लाइट्स रिस्टोर हो जाती हैं। अंदर रोबोट अपना नाम जेफ रखता है। वहीं एक बड़ा स्टॉर्म उनके रास्ते में आता हुआ दिखता है। फिंच वापस आता है और जेफ को वेदर स्टेशन से कनेक्ट करता है ताकि वो एक फोरकास्ट बना सके। जेफ कहता है कि 4 अलग स्टॉर्म्स अगले 24 घंटों में उनके पास अप्रोच करेंगे और वो इसे अवॉइड नहीं कर पाएंगे। वो ये भी फोरकास्ट करता है कि ये लगभग 40 दिनों तक चलेगा। ये सुनकर फिंच मानता है कि उन्हें जल्द ही जगह छोड़नी होगी। वो सैन फ्रांसिस्को को भी अपना बेस्ट ऑप्शन प्रिज्यूम करता है। फिंच फिर रोबोट की फुल बॉडी बनाना शुरू करता है। इसे फिनिश करने के बाद फिंच रोबोट की ट्रांसफर रेट को बढ़ाता है और उसे चलना सिखाना शुरू करता है। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद जेफ सफलतापूर्वक चलना शुरू करता है। जबकि फिंच प्रोग्रेस से खुश है, गुडियर रोबोट को डिसलाइक करता है और उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता। जैसे ही स्टॉर्म नियर होता है, फिंच सभी एसेंशियल्स को पैक करना शुरू करता है और जेफ के डेटा ट्रांसफर को केवल 72% पर अनप्लग भी करता है। इसकी वजह से जेफ फुली डेवलप्ड नहीं है और इसलिए एक बच्चे की तरह एक्ट करता है। फिंच ड्यूई को उनके साथ जुड़ने के लिए कॉल करता है, मगर भूल जाता है कि उसने उसकी आंखें हटा दी थी। इसलिए वो एक कैमरा अटैच करता है ताकि वो आखिरकार दोबारा देख सके। चारों फिर एक आरवी पर चढ़ते हैं और सैन फ्रांसिस्को की तरफ अपना रास्ता बनाना शुरू करते हैं। राइड की शुरुआत में जेफ बेहद क्यूरियस है क्योंकि वो हर चीज सीखने की कोशिश करता है जो फिंच करता है। फिलहाल ग्रुप स्टॉर्म से इवेट करने में सफलतापूर्वक कामयाब हो गया है। वो फिर एक वीरान शहर के पास रुकते हैं। फिंच यूवी प्रोटेक्शन सूट पहनता है और जेफ को बाहर उसके साथ जुड़ने के लिए कॉल करता है। वो फिर जेफ को बेसिक इंस्ट्रक्शंस सिखाना शुरू करता है कि कैसे स्कैवेंज करना है और सूरज के हैजर्ड्स के बारे में भी। ड्यूओ के पास फन का एक पल भी होता है जब वो सूरज में कुछ पॉपकॉर्न पॉप करते हैं। हाँ, सूरज इतना बुरा हो गया है, मगर फन जल्द ही फेड हो जाता है जब फिंच स्टॉर्म को उनकी तरफ अप्रोच करते हुए नोटिस करता है। वो सभी को इकट्ठा करता है और स्टॉर्म को आउट
आउटरन करने की कोशिश करता है, मगर वो आखिरकार उन्हें पकड़ लेता है। फिंच जेफ के साथ बाहर रश करता है और उसे आरवी को वायर से बांधने में मदद करने का ऑर्डर देता है। फिंच के थक जाने के बाद जेफ चार्ज लेता है और सफलतापूर्वक टास्क को कंप्लीट करता है। फिंच फिर आरवी के अंदर जाता है और इसे सिक्योर करता है। जल्द ही मैसिव टोर्नेडो हिट करता है और सभी वायर एक के बाद एक स्नैप होना शुरू हो जाते हैं, जब तक केवल एक ही बाकी नहीं रहता। किस्मत से स्टॉर्म गुजर जाता है और सभी फाइन है। फिंच जेफ के अच्छे काम की तारीफ करता है, मगर ये जानकर डिसअपॉइंटेड हो जाता है कि वाहन का फ्रंट टायर डैमेज हो गया है। उनके पास स्पेयर टायर है, मगर वाहन को लिफ्ट करने के लिए जैक नहीं है। मगर जेफ बस अपनी शेयर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके वाहन को लिफ्ट करता है और फिंच को टायर बदलने को कहता है। अगली सुबह जेफ गुडियर के साथ कम्युनिकेट करने की अटेम्प्ट करता है, कहते हुए कि वो डॉग लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहा है। मगर फिंच जागता है और उसे समझाता है कि उसे और गुडियर को गुड टर्म्स पर आने में कुछ वक्त लगेगा। उस दिन बाद में एक बोर्ड बताता है कि सैन फ्रांसिस्को 1522 मील दूर है। फिंच स्टम्प्ड हो जाता है जब जेफ उससे ट्रस्ट के नोशन को एक्सप्लेन करने को कहता है, इसलिए वो बस अपनी खुद की लाइफ स्टोरी शेयर करता है। वो मेंशन करता है कि कैसे उसने अकेले एक प्रोजेक्ट के दौरान सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम को सॉल्व किया, मगर पूरी टीम को क्रेडिट दिया। इस तरीके से वो उनका ट्रस्ट जीतने में सक्षम हुआ। इस पूरे वक्त फिंच की हेल्थ बिगड़ती रहती है। फिर वो एक रेस्तरां में रुकते हैं जहां फिंच ब्लड वॉमिट करता है। ये एहसास होते हुए कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, फिंच गुडियर को रेस्तरां के अंदर ले जाता है और उसके साथ खेलना शुरू करता है। वहीं जेफ आरवी के साथ टॉइंग कर रहा होता है। वो गाने लगाता है जबकि वो ड्राइव करने की कोशिश करता है। अपनी क्लमसीनेस की वजह से वो हैंड ब्रेक को छोड़ देता है और आरवी एक कार को हिट करता है। जब फिंच जेफ से कन्फ्रंट करता है तो वो बिल्कुल इनोसेंट एक्ट करता है। वो फिर आरवी को रिवर्स करता है, मगर इसे दोबारा क्रैश कर देता है। एक फ्यूरियस फिंच डेमोन्स्ट्रेट करता है कि उसकी स्किन का क्या होता है जब वो सनलाइट में कदम रखता है। वो फिर जेफ पर चीखता है, उसे बताते हुए कि उसका केवल काम गुडियर की देखभाल करना है। रेस्तरां छोड़ने के बाद फिंच जेफ को ड्राइविंग सिखाने का फैसला करता है। पहले तो जेफ हमेशा की तरह क्लमसी है, मगर वो जल्द ही इसकी हैंग पकड़ लेता है और स्मूथली ड्राइव करना शुरू करता है। फिंच इस पर खुश होता है, मगर डॉगो अभी भी स्केप्टिकल रहता है। रात को वो कैंप करने के लिए रोड के पास रुकते हैं। वहाँ ब्यूटीफुल नॉर्दर्न लाइट्स देखी जा सकती हैं, क्योंकि ओजोन लेयर अब मौजूद नहीं है। जेफ सजेस्ट करता है कि वो रात में ड्राइव कर सकते हैं, मेंशन करते हुए कि डे लाइट हैजर्ड्स है, मगर फिंच उसे सिखाता है कि भूखे लोग रात में अप्रोच करते हैं और ये खतरनाक है। सुबह फिंच ब्लड वॉमिट करता है और शिवरिंग भी है। जेफ उसकी अच्छी देखभाल करता है, पूछते हुए कि क्या उसे डॉक्टर को कॉल करना चाहिए। इसके बाद वो अपनी यात्रा जारी रखते हैं। जब वो एक मेजर सिटी में पहुंचते हैं तो जेफ ड्यूई को जगाता है और ड्यूओ सप्लाई के लिए स्कैवेंज करने बाहर जाता है। वो एक हॉस्पिटल के पास आते हैं जो लूटा हुआ लगता है, मगर जेफ को अभी भी ये सीखना बाकी है, इसलिए वो अंदर अपने रास्ते को जारी रखता है। जब फिंच जागता है तो डिस्कवर करता है कि दोनों रोबोट्स मिसिंग हैं। वो जानता है कि आगे ट्रबल है, इसलिए बेहद कमजोर होने के बावजूद वो सूट अप करता है और जेफ और ड्यूई को ढूंढने के लिए निकलता है। कोई शैडोज से उसे देख रहा होता है। ऊपर जेफ खाना, मेडिसिन और यहाँ तक कि अपने लिए एक फैंसी जैकेट पाकर डिलाइटेड होता है। वहीं ड्यूई कुछ स्नैक्स पाता है, मगर इसके पास एक बियर ट्रैप नोटिस नहीं करता। जैसे ही वो स्नैक्स के लिए पहुंचता है, बियर ट्रैप उसे अलग फाड़ देता है। एक डिस्ट्रॉट फिंच के उसे पाने के बाद वो अपोलोजाइज करता है और उसकी पावर बंद कर देता है। जल्द ही फिंच एक रंबलिंग साउंड सुनता है और जेफ को भी पाता है। फिंच स्ट्रेस करता है कि वो जगह पर और लंबे वक्त तक नहीं रह सकते, क्योंकि ये उनके लिए सेफ नहीं है। दोनों फिर दौड़ते हैं, मगर फिंच बामुश्किल अपने पैरों पर रहने में कामयाब हो रहा होता है। जब वो अपने आरवी तक पहुंचते हैं तो वो तुरंत स्पीड से दूर जाते हैं, मगर एक वाहन उनका पीछा करना शुरू करता है। थोड़ा दूर पहुंचने के बाद फिंच स्टीयरिंग जेफ को सौंपता है, उसे अब से कोई गलती नहीं करने को कहते हुए। वो कार को अभी भी उनका पीछा करते हुए भी नोटिस करता है। वो हेडलाइट्स बंद कर देते हैं क्योंकि जेफ अंधेरे में देखने में सक्षम है, जबकि मिस्ट्री कार अभी भी उनका पीछा करती है। फिंच जेफ को एक्सेलरेटर पर कदम रखने और स्पीड अप करने का सजेस्ट करता है। जैसे ही वो एक स्टॉर्म में ड्राइव कर रहे होते हैं, फिंच व्हील पकड़ता है और इसे रोड से दूर स्टीयर करता है। वो इसकी बजाय अंडरपास का इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। जेफ अपनी बेस्ट कोशिश करके ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि आरवी की हाइट अंडरपास से ज्यादा है। फिंच नहीं सुनता और आखिरकार ये क्रैश हो जाता है और आरवी के सोलर पैनल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्रैश के बाद जेफ अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके आरवी को अंदर धकेलता है। जो कार उनका पीछा कर रही थी वो अप्रोच करती है, मगर ये थोड़े पल के लिए रुकती है और फिर ड्राइव कर जाती है। ये जानने के बाद कि लोग चले गए हैं, फिंच बाहर रश करता है और डिस्कवर करता है कि उनके सभी सोलर पैनल्स डैमेज हो चुके हैं। वो अपने खराब जजमेंट के लिए खुद को ब्लेम करना शुरू करता है और ये भी मेंशन करता है कि वो इसे रिपेयर नहीं कर सकता। जेफ उसे आश्वस्त करता है कि वो उन्हें सैन फ्रांसिस्को ले जा सकता है, मगर फिंच उस पर स्नैप करता है कि वो बात करना बंद करे। एक फ्यूरियस फिंच फिर वाहन में वापस आता है, जबकि जेफ बारिश में बाहर खड़ा रहता है। थोड़ी स्नूपिंग
मीटिंग के बाद जेफ अंदर आता है और फिंच को बताता है कि उसे लगता है कि वो सैन फ्रांसिस्को में गोल्डन गेट ब्रिज तक पहुंच जाएंगे। वहीं फिंच एक और स्टोरी शेयर करता है और रिलेट करता है कि वो लोगों पर ट्रस्ट क्यों नहीं करता और कैसे उसने गुडईयर को एक बैग में डिस्कवर किया। वो मेंशन करता है कि गुडईयर टेरिफाइड और अकेला था और कैसे उसने किसी भी कीमत पर उसे प्रोटेक्ट करने का वादा किया। फिंच ऐड करता है कि भू किसी भी अच्छे इंसान को किलर्स में बदल सकती है, मगर इसने फिंच को एक आयर में बदल दिया क्योंकि वो छुपा रहा, जबकि कुछ यंग लड़कों ने सुपरमार्केट में एक यंग गर्ल और उसकी माँ को मार डाला। अगली सुबह एक और बोर्ड बताता है कि सैन फ्रांसिस्को 480 मील दूर है। जेफ व्हील पर है जबकि एक कमजोर फिंच आराम कर रहा होता है। अचानक से जेफ विंडशील्ड पर एक बटरफ्लाई नोटिस करता है। वो पुल ओवर करता है, फिंच को जगाता है और बटरफ्लाई की तरफ पॉइंट करता है। फिंच उठता है और अपना हाथ बाहर फैलाता है, मगर इसे सनलाइट से अनअफेक्टेड पाता है। वो फिर बाहर कदम रखता है और सूरज को महसूस करता है। यूवी रेडिएशन उस पॉइंट तक कम हो गया है जहां ये अब एक थ्रेट नहीं है। वो एक फूल और एक और बटरफ्लाई देखता है और दिल से हंसता है। जैसे ही वो अपनी यात्रा जारी रखते हैं, वो फ्लावरिंग प्लेन्स से गुजरते हैं। बाद में फिंच ड्रेस्ड हो जाता है और वो सूरज में एक पिकनिक करने का फैसला करते हैं, कुछ ऐसा जो उसने एक दशक से ज्यादा में नहीं किया है। फिंच फिर अपने पास्ट की कुछ और मेमोरीज शेयर करता है, विश करते हुए कि वो अपनी लाइफ का और ज्यादा बना सकता। ये सुनकर जेफ एक्साइटेडली उठता है और एक्सप्लेन करता है कि अगर वो अभी निकलते हैं तो वो लगभग 18 घंटों में गोल्डन गेट ब्रिज तक पहुंच जाएंगे, मगर फिंच कहता है कि वो इसे नहीं बना सकता। एक सैडन जेफ फिर वादा करता है कि जब वो चला जाएगा तो गुडईयर की देखभाल करेगा। इसके बाद फिंच गुडईयर की बॉल बाहर लाता है और दोनों फेच के गेम में एंगेज होते हैं। वो फिर बॉल जेफ को सौंपता है और एक्सप्लेन करता है कि ये कुत्ते के साथ ट्रस्ट क्रिएट करने में फर्स्ट स्टेजेस में से एक है। दोनों का फिर फन का एक ब्रीफ मोमेंट होता है जब अचानक से फिंच ब्लड खांसना शुरू करता है। उसका व्हाइट सूट अब ब्लड से कवर है। जब जेफ पूछता है कि क्या वो उसकी मदद कर सकता है, तो फिंच जवाब देता है कि उसने पहले ही ऐसा कर दिया है। वो फिर जेफ का हाथ हिलाता है और वो हग करते हैं। यहाँ जेफ विजिबली अपसेट है और हम देख सकते हैं कि उसके पास इमोशंस भी हैं। जेफ फिर फिंच को आरवी में असिस्ट करता है जहाँ वो लेट जाता है। गुडईयर फिंच को कंसोल करता है जबकि जेफ उनके सामान पैक करता है। फिंच अपने प्रिय बड़ी को एक बार फिर पीठ पर थपथपाता है पास अवे होने से पहले। दोनों फिर फिंच को उसके यूवी सूट के साथ प्लेन्स में जलाते हैं। मर्निंग करने के बाद जेफ फिंच की डेली रूटीन के साथ जारी रखता है और कुत्ते को खिलाता है। बाद में वो दोबारा फेच खेलते हैं। जेफ के साथ गुडईयर सेफ फील करना शुरू करता है और बदलना शुरू करता है। जेफ भी फील करता है कि गुडईयर अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो दोबारा निकलते हैं। वो गुडईयर से दोस्ती करता है जो आखिरकार उसे एम्ब्रेस करता है। जब वो आखिरकार गोल्डन गेट ब्रिज पर पहुंचते हैं तो जेफ फिंच के लिए एक मेमोरियल कंस्ट्रक्ट करता है। वहाँ वो लोगों द्वारा अपने प्रियजनों के लिए छोड़े गए कई मैसेजेस पाते हैं, उन्हें बताते हुए कि उन्हें कहाँ पाया जा सकता है। ये कंक्लूड करता है कि और भी सर्वाइवर्स हैं, फैमिली मेंबर्स के रीयूनाइट होने की पॉसिबिलिटी के साथ। फाइनल सीन में जेफ फेंस पर फिंच, गुडईयर और खुद की अपनी ड्राइंग स्टिक करता है। दोनों फिर कहीं और के लिए निकल जाते हैं। हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगली बार मिलते हैं।